कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। और जैसा कि हम लोग आज एक पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। कार्बीन में से कौन सा कार्बीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी कार्बीन का टॉपिक हमारा है। और ये कार्बीन जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं कार्बीन, जिसमें आपने एक टाइप जानते होंगे जिसको हम लोग सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। और ये पिछली बार पीजीटी में क्वेश्चन आया भी था, जहां तक आपका अनुमान है, यानी आपको अगर जानकारी में होगा तो पिछली बार ये क्वेश्चन पूरा पीजीटी में था। ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मीनिंग है कि अगर हम लोग कार्बीन की बात करते हैं तो कार्बीन दो तरीके के हुए। एक तो कहलाए आपके सिंगलेट और एक दूसरे कार्बीन आपके कहलाए ट्रिपलेट कार्बीन। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन पहले तो जान ले होता क्या। ये 2021 में क्वेश्चन आया था, यानी 2021 की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन आया था कि पीजीटी में, यानी कि पीजीटी एग्जामिनेशन भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि पीजीटी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन आया था कि आखिरकार सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में से स्टेबल कार्बीन कौन होता है, यानी कि स्टेबल ज्यादा कौन होता है। या तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आखिरकार ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है, यानी ट्रिपलेट कार्बीन मोर स्टेबल होता है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट कार्बीन लिख देता हूँ। ट्रिपलेट कार्बीन ये मोर स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन। तो अब यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है वो ज्यादा स्टेबल क्यों। तो पहले तो हम कार्बीन के बारे में जान लेते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हाईली रिएक्टिव होती हैं। एक तो हाईली रिएक्टिव होती हैं, तो यहाँ पर मैं हाईली रिएक्टिव, और साथ में ही ये न्यूट्रल स्पीसीज भी होती है, मतलब इन पे कोई चार्ज भी नहीं होता है, न्यूट्रल स्पीसीज भी मानी जाती हैं। तो पीजीटी 2021 का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, आया था। और ये क्वेश्चन इस तरीके का आने की उम्मीद भी लगी हुई है, ये भी आप जान लीजिए। इसमें कार्बन के जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं। कैसे कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास में ये दो वैलेंसीज हैं, तो इनके अगर वैलेंस में, यानी कि सिंपल से 2 इलेक्ट्रॉन में यहाँ बना देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, यानी कि इनका जो वैलेंस सेल होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। यानी कार्बन एटम हैज, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कार्बन एटम कंटेन्स, यहाँ लिख देता हूँ कार्बन एटम, कार्बन एटम कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कार्बन एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात कहाँ होंगे ये भी पता होना चाहिए, कहाँ होंगे भैया, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए अलग अलग लिख रहा हूँ। वैलेंस शेल में होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 6 इसके अंदर, जो दोनों ही अनशेयर्ड होंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी किसी से कोई भी साझेदारी नहीं हुई होगी और ये इंटरमीडिएट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो यहाँ नोट एक और बढ़ा देता हूँ, यानी कि ये हर क्वेश्चन, हर पॉइंट मेरा क्वेश्चन है। तो कार्बीन एक्ट एज, यहाँ लिख देता हूँ कार्बीन एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, यानी कि ये इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है। हर कार्बन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है, ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। अब कार्बीन बनता कैसे, तो पहले मैं रिएक्शंस भी आपको बता दूं, फिर इसका स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आपने देखा हो किताबों में, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना रहता है कार्बीन का। तो मैं बताऊंगा कि आखिरकार ये स्ट्रक्चर बनता क्यों है, ऐसा ही क्यों बनाया जाता है, ये बात भी बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको रिएक्शंस के थ्रू, ये बता दूं कि आखिरकार जो कार्बीन होता है, इस कार्बीन में खास बात यह है कि इस कार्बीन की प्रिपरेशन कैसे होती है। सपोज कर लेता हूं मैं डाइएजोमीथेन ले लेता हूं, CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड N, ट्रिपल डबल बॉन्ड N ले ले, ये डाइएजोमीथेन बोला जाता है। डाइएजोमीथेन को अगर आप
अरेंज करो, यानी कि रेजोनेंस बनाने की कोशिश करो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर मैं पॉजिटिव लगा लेता हूं और इसके ऊपर मैं नेगेटिव लगा लेता हूं। तो यहाँ पर इस कंडीशन को अगर आप ध्यान दो तो मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इस बॉन्ड को इधर ट्रांसफर करना चाहता हूं, और जैसे ये बॉन्ड ट्रांसफर करूंगा जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली बीच वाला तो सेट हो गया, यानी कि अब कंडीशन जो पैदा होने वाली है वो कंडीशन आपकी ये पैदा हो गई कि यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 हो गया, ये CH2। अब चाहे आप इसे उल्टा लिख लो कोई दिक्कत नहीं, फिर अब मैं पहले इसको सेट कर दूं, कलर इसका सेट कर लेता हूं, उसी कलर से लिखूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर मैं चलो उल्टा ही लिख देता हूँ, CH2 लिख दिया मैंने। CH2 यहाँ बॉन्ड कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया इसके ऊपर, तो इसके ऊपर नेगेटिव बनाऊंगा अभी, लेकिन यहाँ वाला जो आपको पॉजिटिव दिख रहा है ये बरकरार आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो अब ये कंडीशन अगर आपको दिखानी है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बनना है, तो यहाँ पर अब आप दिखाइए कौन सा साइन, नेगेटिव दिखाइए, और इसके ऊपर आपको दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइन। तो ये बन गया। अब इसके ऊपर जब अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ेंगे यानी यूवी रेस पड़ेंगे, तो यूवी रेस पड़ने के बाद इनकी सिचुएशन क्या हो जाएगी वो भी जान लीजिए आप। ये CH2 अलग हो गया, तो जैसे ये CH2 अलग हुआ, इस CH2 के पास में 2 इलेक्ट्रॉन ये फ्री हो गए, तो इसको हम कार्बीन नाम दे देते हैं। इसको क्या देंगे, कार्बीन। और ये नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा, यानी कि N2 बना लेगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर कार्बन बनाने का आप जानना चाहते हो तो दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ कि दूसरे मेथड में क्या है कि सपोज कर लेता हूँ कि मैं क्लोरोफॉर्म ले लेता हूँ। ये मैंने CHCl3 ले लिया, ये मैंने CHCl3 लिखने का तरीका बदल दिया है, CH ऐसे लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए CH ऐसे लिखा हुआ है, मिट जा बेटा, ये मैंने CH लिखा और Cl3 में डायरेक्ट इसी से लिखे दे रहा हूँ लिंक करते हुए, यानी कि ये मैंने Cl3 ले लिया, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, ये OH नेगेटिव जो है वो अटैक करने जाएगा, और OH नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, तो वाटर को निकाल करके ले जाएगा। और जैसे ही वाटर यहाँ से रिलीज होगा तो -H2 ऊपर कर दीजिए, -H2 ऊपर कर दीजिए, तो केवल बचेगा CCl3। अब जो CCl3 बचेगा इसमें भी कंडीशन है कि भैया ये नेगेटिवली चार्ज बचेगा। अब ये नेगेटिवली चार्ज में Cl नेगेटिव निकाल दीजिए, तो यहाँ से Cl नेगेटिव आप निकाल दीजिए, तो हमारे पास में जो बचेगा वो स्लो स्पीड में रिएक्शन होगी, रेट इसका स्लो होगा और बन जाएगा हमारा CCl। वही Cl एक निकालिए तो CCl2 बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ CCl2। तो इस तरीके से बैक करके यहाँ मैं लिख देता हूँ CCl2, यहाँ CCl2, और ये दो मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये बन गया आपका अल्फा एलिमिनेशन कहलाता है। ये अल्फा, जैसे बीटा एलिमिनेशन भी पढ़ा होगा उसी तरीके से ये अल्फा एलिमिनेशन। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कहाँ होता है अल्फा एलिमिनेशन, तो आप जान लीजिए अल्फा एलिमिनेशन जो होता है वो डाइक्लोरोकार्बीन बनाते समय होता है। इस कंपाउंड का नाम भी आप जान लीजिए, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। तो अल्फा एलिमिनेशन कहाँ होता है और कौन सी कार्बीन स्टेबल होती है, तो ये आपको पता लग गया हो। इसी तरीके से तीसरा भी कंसेप्ट मैं यूज कर सकता हूँ, और तीसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है वो भी आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा कंसेप्ट है कि अगर हम लोग कीटोन ले लें, नहीं है ना, कीटोन ने कीटीन ले लेता हूं, तो मैं यहाँ पर कीटीन आप जानते ही होंगे, ये R2C हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। इस पे सनलाइट डाल दीजिए, जैसे ही आप सनलाइट डालेंगे ये R2C ये कार्बन बना देगा और साथ में निकल जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इस तरीके से फोटोलिसिस ऑफ द कीटोन कहलाती है, कीटीन कहलाती है, सॉरी। तो ये आपका कीटीन कंपाउंड है। ये कौन सा कंपाउंड है, ये आपका कीटीन कंपाउंड है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, और ये हमारी फोटोलिसिस ऑफ कीटीन के नाम से जानी जाती है। अब क्वेश्चन ये तैयार होता है, अब ये क्वेश्चन तैयार होता है कि आखिरकार जो है, आखिरकार सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी कीटीन है, कार्बीन है, तो वो जानना जरूरी है। तो यहाँ जान लीजिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो बनाते हैं पहले डायग्राम, और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने वाली जो कीटोन होगा वो कौन होगा, वो देखते हैं, बताता हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ दो, ये मैंने R बना दिया, ये R बना दिया, यहाँ पर भी मैंने C बना दिया, ये मैंने कार्बन ले लिया, इसके ऊपर एक ऑर्बिटल मैंने ये बनाई, दोनों पहले डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने बना दिया, इसके बाद एक लोब मैंने बना दिया आपका इस कलर से, ये एक लोब मैंने इस तरीके से बनाया,
ठीक है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन में दिखाऊंगा रेड कलर से, ये दोनों रेड कलर के इलेक्ट्रॉन जो है वो नोटिस करिए आप, ये रेड कलर के इलेक्ट्रॉन दोनों आपको पेयर्ड दिखाई दे रहे होंगे, पेयर्ड है। तो जहां पर भी ये तो आपके वैकेंट पी ऑर्बिटल होंगे, अगर आप नोटिस करना चाहें तो इसको लिख सकते हो वैकेंट, ये हो गई आपकी वैकेंट पी ऑर्बिटल, है ना। कौन सी ऑर्बिटल, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गई। और ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए जो दोनों एक साथ ही हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंगलेट कार्बीन के नाम से जानते हैं। यानी सिंगलेट कार्बीन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही लोब में होंगे। एक बात आपको बता देना चाहूंगा, एक ही लोब में होंगे। और इसके अंदर जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंगलेट कार्बन के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसको नीचे लिखे भी देता हूँ, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp2 होगी, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, है ना। ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। और दोनों लोब जो है वो अपोजिट, दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में होंगे, नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन रहने चाहिए। तो यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स विद, 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ में इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब जो कार्बन ट्रिपलेट कार्बीन होती है उसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा हमें आगे और चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे और चलना पड़ेगा। इसी के नीचे में आपको ट्रिपलेट कार्बीन बनी है, सिंगलेट कार्बीन ट्रिपलेट भी बना के देखिए। ट्रिपलेट कार्बीन की खास बात ये होती है, ये तो ये लीनियर होती है, यानी एक लोब आपका इधर हो जाता है और दूसरा लोब आपका इधर हो जाता है, और ये हमारा हो गया इस तरीके की कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पर चले जाइए, अब इसके अंदर एक आपको एक डी, ये वाई एक्सेस और क्या कहते हैं जेड एक्सेस दोनों बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा एक्सेस भी बनाए दे रहा हूँ, और दूसरा एक्सेस आपके सामने क्या आ गया, दूसरा एक्सेस आपके सामने ये वाला आ गया, ये वाला एक्सेस मैं दूसरा बना देता हूँ इस तरीके से। अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे हैं। देखो दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अलग अलग लोब में है, एक इसके लोब में है, एक इसके लोब में है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके लोब में है, दोनों अनपेयर्ड है। तो इसमें कार्बन, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, जो कार्बन है वो कैसा है, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पर मैं कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसके अंदर। एक बात तो ये जान लीजिए, दूसरी शेप जो है वो लीनियर है, यहाँ पर लीनियर शेप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होने के साथ में दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन है। तो यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन, पैरेलल स्पिन है। एक तो चीज आप ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर मैं इसी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल आखिरकार ये वाली क्यों है। तो ये भी जान लीजिए कि इसके अंदर अगर हम लोग निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, निकालिए यहाँ पर, तो यहाँ की जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, ये वैल्यू क्या आएगी वो भी जानिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी S इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो मतलब प्लस हाफ हो जाएगा और प्लस में ब्रैकेट में माइनस हाफ, तो दोनों को टोटल करोगे तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी S की वैल्यू जीरो। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जब निकालनी पड़ती है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले तो S निकाल लीजिए, आप स्पिन निकाल लीजिए, और नीचे मैं लिख देता हूँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2s प्लस 1 हो जाता है। अब यहाँ पर s तो जीरो हो गया, तो ये आपकी 0 प्लस 1 यानी कि इसकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आ जाती है। एक तो ये ध्यान, दूसरी चीज आप ये समझिए, जो ट्रिपलेट कार्बीन है इसके अंदर भी समझिए। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज, दोनों की वैल्यू प्लस हाफ है, तो यानी प्लस हाफ ये दोनों जोड़ दीजिए तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ जब निकालेंगे आप, तो यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालिए, मल्टीप्लिसिटी जब आप निकाल करके लाएंगे तो वैल्यू आएगी 2s प्लस 1, का मतलब हुआ 2 इंटू 1 प्लस 1,
मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ये आपकी मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 आती है। सिंगलेट में जो आती है 1 आती है और ट्रिपलेट में 3 आती है, वो आपको दिखाई दे रहा है। अब दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको बता देना चाहूंगा कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है, नोट करके कहीं पर लिख लीजिए, इस बात को नोट करके लिख लीजिए कि ट्रिपलेट कार्बीन इज ट्रिपलेट कार्बीन इज more stable than सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। ड्यू टू, रीजन में लिख लो, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो होता है वो बहुत कम होता है, यानी लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लिख लीजिए, मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेगा। लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लिख, यहाँ लिख देता हूं लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। लेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और रिपल्सन की मैं बात कर रहा हूं, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है और दूसरी वाली कम होता है, क्योंकि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन के साथ में होते हैं, इसलिए वो कम स्टेबल मानी जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक 3.4 नंबर का क्वेश्चन पीजीटी में आता है अक्सर, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी भी जरूर करते रहिए। इसके लिए अगर आपको कोई क्लास लेना पड़े तो उसके लिए मैंने एक मंथली मोड में भी क्लास अब शुरू कर दी, यानी कि मंथली मोड की क्लास। अगर आप मंथली मोड में क्लास लेना चाहते हैं, यानी कि चाहते कि हर महीने आप पेमेंट कर दें, तो मंथली मोड भी मैंने अपना बैच करके स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप जाइए, अपना बैच के नाम से आप बैच यूज कर सकते हैं। इसमें इंस्टॉलमेंट 12 है, यानी कि 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ में है। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट टाइम भी आपके लिए 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में है और मंथली मोड में भी है। मंथली मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर चाहिए तो नोट कर लीजिए, 9473702711।